क्या आप भी CTET पेपर 2 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सिलेबस को देखकर थोड़ा डर गए हैं? अरे हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। लगता है ये सिलेबस नहीं बल्कि कोई समंदर है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी समंदर में मतलब गधों वाली मेहनत करते रह जाते हैं बिना किसी दिशा के। लेकिन देखिए, CTET मांगता है स्मार्ट स्ट्रेटजी। सही बात है। क्या आप जानते हैं कि SST के 60 में से 40 नंबर सिर्फ 8 से 10 चुनिंदा थीम से ही आते हैं? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिडन ट्रैप है, एक छिपा हुआ जाल। कैसा ट्रैप? स्टूडेंट्स इतिहास में युद्ध मतलब बैटल्स की तारीखें रटने में महीनों लगा देते हैं। पानीपत कब हुआ, प्लासी कब हुआ, हाँ वो तो है, सब रटते रहते हैं। एग्जैक्टली। और मजेदार बात यह है कि CTET पिछले 5 साल से युद्ध भर सवाल पूछ ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं पूछ रहा। जिक नहीं समझा तो आप तारीखें रटते रह जाओगे और एग्जाम में सवाल पॉलिसी पर आ जाएगा। हाँ, और आपके 1-2 नंबर पक्का कटेंगे। तो इसका सही लॉजिक और वो सीक्रेट पैटर्न वो हम इस चर्चा के बीच में बताएंगे। आज हम SST के थीम हंटर बनेंगे और उन हॉटस्पॉट्स को ढूंढेंगे जहां से CBSE सीधे सवाल उठाता है। तो चलिए सबसे स्कोरिंग और मजेदार हिस्से से शुरू करते हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी से। यहाँ रटना मना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अच्छा, तो भूगोल का पहला हॉटस्पॉट है सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पूरा सौर मंडल पढ़ना है, धूमकेतु, उल्कापिंड, सब कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो स्मार्ट स्टडी काम आती है। तो फोकस कहाँ करें? आपको सिर्फ प्लैनेट्स यानी ग्रहों पर फोकस करना है, और उसमें भी सवाल हमेशा मैचिंग का आता है। अच्छा, मैचिंग वाला? जी। CBSE बस एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार टेस्ट करता है, कौन से इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह हैं और कौन से आउटर प्लैनेट्स यानी बाह्य ग्रह। और इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। शुरू के 4 ग्रह, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब पत्थर वाले हैं, चट्टानों से बने हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और बाद के 4 ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैस के बड़े बड़े गोले हैं, गैस जायंट्स। तो ये हो गए आउटर प्लैनेट्स। एकदम सही। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि सूर्य के पास गर्मी ज्यादा थी तो गैसें उड़ गईं, सिर्फ चट्टानें बची, दूर ठंड थी तो गैसें इकट्ठी हो गईं, बस ये लॉजिक समझ लिया तो 1 नंबर पक्का। वाह, मतलब फैक्ट के पीछे का लॉजिक समझना है। एग्जैक्टली। चलिए भूगोल के दूसरे हॉटस्पॉट पर चलते हैं, एयर एंड वाटर यानी वायु और जल। यहाँ से एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की 5 परतों पर सवाल एकदम फिक्स है। हाँ, वो जो किताबों में एक डायग्राम होता है ना, धरती से ऊपर की तरफ पड़ते हैं, बस उसे दिमाग में छाप लेना है। बिल्कुल। सवाल भी सीधा आता है, जैसे वो हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ता है? उसका जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। और मौसम की सारी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, ये सब कहाँ होती हैं? वो होती हैं ट्रोपोस्फीयर में यानी क्षोभ मंडल में। ये 2 सवाल तो CTET के पेटेंट सवाल हैं। सही बात है। अच्छा, और जल वाले हिस्से में? जल वाले हिस्से में आपको पढ़ना है ओशन करंट्स के बारे में यानी महासागरीय धाराएं। अच्छा, गर्म और ठंडी धाराएं। हाँ, वार्म करंट और कोल्ड करंट। CTET का पसंदीदा सवाल ये है कि जब एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती हैं तो वहाँ क्या होता है? और इसका जवाब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ ये धाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा छा जाता है और प्लैंकटन खूब पैदा होता है, जो मछलियों का भोजन है। और इसीलिए वो जगहें मछली पकड़ने के लिए दुनिया की बेस्ट जगह बन जाती हैं। बिल्कुल। इसी बात पर श्रोताओं के लिए एक सवाल है, पूछिए। ध्यान से सुनिएगा। ओजोन गैस की परत, अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं A क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर या B समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। सोचिए, और हिंट ये है कि जहां जहाज उड़ता है वहीं ओजोन है। वीडियो पॉज करो, बिना गूगल किए कमेंट में अपना जवाब लिखो, ओजोन लेयर, जल्दी। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिससे ज्यादातर लोगों को डर लगता है, इतिहास, हिस्ट्री। और डर का कारण है तारीखें। लेकिन दोस्तों याद रखना, CTET के इतिहास में तारीखें नहीं, कल्चर और पॉलिसी बिकती है। बिल्कुल, मतलब समाज कैसा था और नियम कानून कैसे थे। युद्ध भूल जाओ, फोकस करो अकबर पर। CTET का पसंदीदा टॉपिक है मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति। सुलह-ए-कुल, इसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, है ना? हाँ, सार्वभौमिक शांति। अकबर का मानना था कि राज करने के लिए
सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलना जरूरी है। और दूसरा हॉटस्पॉट है मुगलों का मनसबदारी सिस्टम। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? क्या ये किसी कंपनी के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जैसा था? वाह, क्या बढ़िया सवाल है। हाँ, आप इसे कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये मुगलों का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था। ओके। हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दी जाती थी। इसमें दो चीजें थीं, जात और सवार। जात और सवार। जात से उस अधिकारी की सैलरी और उसका ओहदा तय होता था, और सवार से ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने हैं। अच्छा, तो मतलब जात हो गया आपका पद, जैसे मैनेजर या डायरेक्टर, और सवार हो गई आपकी टीम का साइज। सीटेड को राजाओं की लड़ाई में नहीं, उनके इस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अब मुगलों के बाद आते हैं द नेशनल मूवमेंट पर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन पर। हाँ, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आजादी तक यहाँ भी तारीखों से ज्यादा लीडर्स महत्वपूर्ण हैं। जी, यहाँ पर मैच द कॉलम वाले सवाल बहुत बनते हैं। जैसे बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल। और कानपुर से? नाना साहेब। ये लिस्ट याद होनी चाहिए। और इसके बाद गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन। सीटेट को क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं के क्रम से बहुत प्यार है। हाँ, वो क्रम वाले सवाल। आपको इन 3 आंदोलनों का सही क्रम याद रखना है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। चलिए अब उस राज पर से पर्दा उठाते हैं। हाँ, याद है हमने शुरू में पूछा था कि सीटी युद्धों पर, बैटल्स पर सवाल क्यों नहीं पूछता और प्रशासन पर क्यों पूछता है? अब ध्यान से सुनिए उसका जवाब। क्योंकि NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि हमें बच्चों को शांति, पीस सिखानी है, हिंसा, वायलेंस नहीं। अच्छा। स्कूल की किताबों और एग्जाम का मकसद बच्चों को लड़ाई झगड़े के बारे में रटवाना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि एक समाज कैसे बनता है। एग्जैक्टली, यही है वो सीक्रेट रूल। इसीलिए एग्जाम सेट करने वाले राजाओं की मारकाट पर नहीं, बल्कि इस पर सवाल पूछते हैं कि राजा ने किसानों के लिए क्या किया, सिंचाई की व्यवस्था कैसे की, प्रशासन कैसे चलाया। आपको सोशल हिस्ट्री यानी सामाजिक इतिहास पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं। ये बात समझ गए तो आपकी आधी मेहनत बच जाएगी। इसी लॉजिक से जुड़ा हमारा अगला थीम है ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, यानी आदिवासी और किसान। इसमें बिरसा मुंडा को मत भूलना। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, उन्होंने अपने लोगों को अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट किया था। और अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया था? वो जंगल कानून बदल दिए थे उन्होंने। हाँ, जिससे आदिवासियों का जंगल पर अधिकार छिन गया। इसी से जुड़ा एक टर्म है झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अरे हाँ, ये तो हर साल आता है। हर साल किसी न किसी रूप में आता ही है। अब इतिहास से निकल कर आते हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटी पर। यहाँ पर एक ही राजा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। और इसमें भी सबसे पहले प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को पढ़ना है। उसके शब्द जैसे सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और सॉवरेन यानी संप्रभु, इनका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। और फिर आते हैं संविधान का दिल, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। खासकर 2 आर्टिकल्स को तो घोल कर पी जाना है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार। और आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता। और हाँ, संसद, पार्लियामेंट। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। और 1 नंबर का सीधा सवाल आता है सदस्यों की न्यूनतम आयु पर। हाँ, राज्यसभा जो कि बड़ों का सदन है, उसके लिए उम्र है 30 साल और लोकसभा के लिए है 25 साल। ये नंबर गेम याद रखना। बिल्कुल। आप सब भविष्य के शिक्षक हैं। आपकी जिम्मेदारी बच्चों को इतिहास रटवाना नहीं, बल्कि उन्हें समझाना है। तो हमें आपसे एक वादा चाहिए। आप तारीखों के पीछे नहीं, पॉलिसी यानी नीतियों के पीछे भागेंगे। आप समझेंगे कि कोई नियम क्यों बना और उसका समाज पर क्या असर हुआ। अभी कमेंट में लिखिए पॉलिसी ओवर डेट्स। चलिए अब आते हैं आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण थीम पर, SST की पेडागोजी। ये पूरे 20 नंबर की आती है और लोग इसे अक्सर छोड़ देते हैं, जबकि ये सबसे स्कोरिंग हो सकती है। इसमें आपको बस कुछ कीवर्ड्स और उनके मतलब समझने हैं। पहला शब्द है स्रोत यानी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है? जैसे किसी की लिखी हुई पुरानी डायरी एक प्राइमरी सोर्स है। बिल्कुल। और उस डायरी पर किसी इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताब एक सेकेंडरी सोर्स है।
तो इसका क्लासरूम में क्या इस्तेमाल हो सकता है? आप बच्चों को किसी स्वतंत्रता सेनानी का पत्र, जो एक प्राइमरी सोर्स है, दिखाकर पूछ सकते हैं कि उन्हें उस समय के बारे में क्या महसूस हो रहा है। सही है, ये रटने से बेहतर है। दूसरा कीवर्ड है क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप। बच्चों को म्यूजियम ले जाकर सिखाना क्लासरूम में पढ़ाने से 1000 गुना बेहतर है। और तीसरा सबसे जरूरी कीवर्ड, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब सिर्फ क्यों पूछना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है बच्चों को सोचने पर मजबूर करना। जैसे क्लास में ये पूछना कि अगर अकबर की सुलह एक कुल की नीति असफल हो जाती तो मुगल साम्राज्य पर क्या असर पड़ता। वाह, ये उन्हें विश्लेषण करना सिखाएगा। एग्जैक्टली। तो अब बताइए, एसएसटी का वो समंदर थोड़ा छोटा लग रहा है। हमने पूरे सिलेबस को इन मुट्ठी भर थीम्स में बांट दिया है। अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक्स भी अच्छे से लॉजिक के साथ पढ़ लिए तो कंटेंट के 40 में से 30-35 नंबर कहीं नहीं गए। अपने दिमाग को बता दो कि डर खत्म, अब आप शिकारी हो, शिकार नहीं। कमेंट में लिखिए SST हंटर रेडी। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है, ज्योग्राफी में प्लैनेट्स के प्रकार और वायुमंडल की परतें, हिस्ट्री में अकबर की पॉलिसी, 1857 के लीडर्स और गांधी जी के आंदोलनों का सही क्रम, और पॉलिटी में मौलिक अधिकार और संसद के सदस्यों की उम्र। इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो बाकी सब मोहमाया है। लेकिन ये तो हुई पेपर 2 की बात। हाँ, पेपर 1 वाले अभ्यर्थी सोच रहे होंगे हमारा क्या? बिल्कुल। पेपर 1 में EVS यानी पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जहां सिलेबस हर साल बदलता हुआ सा लगता है। कभी मैप का सवाल, कभी ट्रेन का, कभी पक्षियों का। लेकिन क्या EVS का भी कोई लीक पेपर पैटर्न है? जी हाँ, EVS में 6 थीम्स हैं और उनके साथ जुड़ी है एक खास मैप ट्रिक। अगर वो सीख ली तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। बिल्कुल। अगली चर्चा में हम EVS के टॉप 10 रिपीटेड टॉपिक्स और उस मैप ट्रिक कॉम्बो की बात करेंगे। हम देखेंगे कि EVS का पेपर असल में कैसे लीक होता है इन्हीं थीम्स के जरिए। तो अगली चर्चा को मिस मत कीजिएगा।